वेलकम एवरीवन। आज की हम इस क्लास में बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का ट्रांसलेशन हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। बस आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास डीएनए होता है, वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है ना। फिर उससे बनता है आरएनए और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले जो हमें बात जानने की जरूरत है, जो ये हमारा आरएनए होता है, इसमें कुछ जेनेटिक कोड्स या कोडॉन्स होते हैं। अब जैसे मैं ये सपोज ये ले रहा हूँ कि कोई आरएनए है, उसमें ऐसे ऐसे करके ट्रिपलेट्स कोडॉन ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। ठीक है। इन्हीं ट्रिपलेट को हम कहते हैं कोडॉन। तो द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एन एमआरएनए इज कॉल्ड कोडॉन। ओके। फिर कोडॉन्स आर ट्रिपलेट, वही मैंने अभी बताया, ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। और कोडॉन्स आर रेड इन 5 to 3 डायरेक्शन। देयर आर 64 कोडॉन्स प्रेजेंट फॉर 22 अमीनो एसिड्स। और ये जो 22 अमीनो एसिड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड। ठीक है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम जिन्हें यूटिलाइज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब इन टोटल 64 में से अगर हम 3 निकाल दें, तो जो 3 बचे हैं वो ये हैं स्टॉप कोडॉन्स, यूएए, यूजीए और यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है। तो अब बाकी बचे जो 61 है, उन्हें हम कहते हैं सेंस कोडॉन, बिकॉज दे कोड फॉर समथिंग। ओके। तो जो यूएजी है, यहां मैं आपको बता दूं, है तो ये यूएजी स्टॉप कोडॉन, पर अगर ये ओपन रीडिंग फ्रेम में आता है, ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है आपको पता चल जाएगा। ओपन रीडिंग फ्रेम में आता है तो पायरोलाइसिन को कोड करेगा, और ये जो यूजीए है ये सिलिनोसिस्टीन को कोड करेगा। और ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कोडॉन है, मतलब इनकी पोजीशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग ये अलग बिहेव कर सकते हैं, है ना। व्हेन कोडॉन ट्रांसलेट फर्स्ट अमीनो एसिड इज शोन टुवर्ड एन टर्मिनल, मतलब जैसे ही प्रोटीन चेन बनती है तो पहले एन टर्मिनल निकलता है, फिर बाकी बाकी प्रोड्यूस होता है और लास्ट में सी टर्मिनल होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडॉन कुछ इस तरह है कि दे आर अनएम्बिग्यूअस, है ना। अब इस अनएम्बिग्यूअस का मतलब है कि जो एक कोडॉन है दैट कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, या फिर जो एक कोडॉन है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, और ये 95 टू 97% स्पेसिफिक है, 95 to 97%। अब ऐसा क्यों है ये आपको आगे समझ आ जाएगा, पर आप एक और बात ध्यान रख लीजिए कि देयर आर 61 कोडॉन्स फॉर ओनली 20 अमीनो एसिड। अब मैंने 21st और 22nd इसमें इंक्लूड अभी नहीं किया है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि 61 लिखा तो है तो एक्चुअली 64। तो वो जो बाकी स्टॉप कोडॉन जो बीच में आते थे वो इसलिए 21st 24 सेकंड को कोड करेंगे, और इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, ये रहे वो पायरोलाइसिन और सिलिनोसिस्टीन। ठीक है। फिर ये कोडॉन्स जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखूं AUG फिर CCG, सपोज मैंने ये लिखा, तो ये 3 कोड पहले रीड करेगा फिर दूसरा ये रीड करेगा। ऐसा नहीं है कि AUG का इसने गलत रीड कर लिया कि GCC ये रीड कर लिया, नहीं, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये सीक्वेंस में ही चलते रहते हैं, ट्रिपलेट ट्रिपलेट होके। ठीक है। अब ये नियरली यूनिवर्सल है, जैसे यूएजी एक्ट एज स्टॉप कोडॉन बट ब्रिंग्स टायरोसिन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब नियरली यूनिवर्सल का मतलब है कि वैसे तो ये यूनिवर्सल होने चाहिए, पर ये फाइंड किया गया है, जैसे ये जो हमारे यूजीए है जो विच एक्ट एज स्टॉप कोडॉन, पर ये टायरोसिन को लेके आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे ही सीयूजी ब्रिंग्स ल्यूसिन बट ब्रिंग्स थ्रियोनिन इन यीस्ट। ओके। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एमआरएनए की बात कर लेता हूँ। एमआरएनए में क्या होगा, स्टार्ट कोडॉन होगा, फिर उसके बाद स्टॉप कोडॉन होगा। अभी जो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन है, ये यहाँ पे हमारा इनिशिएटिंग सीक्वेंस, यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट होगा, और इसके बीच में जो भी एरिया है जिससे कोडिंग होगी उसे हम कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। यही है वो ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसकी बात मैंने ऊपर भी की थी। ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे राइबोसोम की। अब राइबोसोम को आपको पता है कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। ठीक है। अब जो लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होती है। अब ये 70s राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, और ये जो 80s राइबोसोम्स हैं ये पाए जाते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे 70s की। तो 70s की जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 50s और स्मॉलर सब यूनिट 30s में। तो 50s में 23s 5s और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और जो हमारा 80s है उसमें उसको हम तोड़ेंगे तो उसमें 60s बन जाएगा और 40s बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें होते हैं 28 5.8 5
नीचे 5 है, 5s और कुछ प्रोटीन, और स्मॉलर में होंगे 18s rRNA और प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो 16s होगा ये शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, और यहाँ पे जो यूकैरियोट्स की 40s है ये पूरी की पूरी मिलके कोजैक स्कैनिंग करती है, कोजैक स्कैनिंग। ओके, और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पीटी लिख रहा हूँ, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी इन दो में होती है, 28s आरआरएनए ऑफ यूकैरियोट्स और 23s आरआरएनए ऑफ 70s राइबोसोम्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स की अब डायरेक्टली हम बात करेंगे, तो सबसे पहले याद रखिए, ओह मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई। ओके ओके, अब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मैंने सेपरेटली लिखी है, मैंने सोचा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एमआरएनए की, जिसकी हमने अभी बात कर ली है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है राइबोसोम, उसकी भी बात कर ली। अब आता है टीआरएनए। टीआरएनए का ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, इसमें एक डी लूप होती है, एक टी लूप होती है, एक एंटीकोडॉन लूप होती है, और यहाँ पे होता है अमीनो एसिड रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट CAA सीक्वेंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही टीआरएनए होता है, इस पे ही अमीनो एसिड आके बाइंड करता है। फिर आते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये वो एंजाइम होते हैं जो अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, और अमीनो एसिड इटसेल्फ इज अमीनो एसिड, जो कि मोनोमर होता है हमारे पेप्टाइड्स, या फिर क्या कह सकते हैं इसे, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स का। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की। अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में ऐसा है कि जो 16s सब यूनिट ऑफ द स्मॉल राइबोसोम्स बाइंड्स टू द साइड एंड ग्रेनो सीक्वेंस, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहाँ भी आप याद रख लीजिए। अब बात करेंगे इनिशिएशन की। इनिशिएशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3। अब इनिशिएशन फैक्टर जो 1 होता है, इट बाइंड्स टू द ए साइट ऑफ द 30s राइबोसोम। अब यहाँ है नीचे वाला ये 30s, अब यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 1 यहाँ बाइंड होगा। इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रिवेंट द प्रीमैच्योर असेंबली ऑफ राइबोसोम्स, तो ये यहाँ पे ई साइट के नजदीक होगा इनिशिएशन फैक्टर 3। और जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 है, इट इज अ काइंड ऑफ जी प्रोटीन, एंड और फिर क्या होता है कि जो जीटीबी से बाइंड करता है है ना, और इसका काम होता है कि ये टीआरएनए को लेके आएगा ऑन टू द पी साइट, ये पी साइट पे लेके आएगा, लिखा है मैंने कहीं। ओके, इनिशिएशन फैक्टर 2 और जीटीपी बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर जब इसके साथ टीआरएनए आ जाएगा तो ये टर्शियरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके टीआरएनए आएगा जिसके ऊपर अमीनो एसिड अटैच होगा। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर 2 कैरीज फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए टू पी साइट, एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 इज रिलीज्ड। इनिशिएशन फैक्टर 3 रिलीज हुआ ड्यू टू कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन। अब यहाँ पे हमारा एमआरएनए, रुको मैं बना के बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा एमआरएनए होगा जिसके 3 कोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंटीकोडॉन उससे मैच करेगा, फिर ये अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर राइबोसोम असेंबली इज डन। अब जब ये एंटीकोडॉन कोडॉन हो जाते हैं तो सारे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम इतना था, मेन इसमें काम 2 का था, जो इस प्राइमरी टीआरएनए को लेके आएगा, और इसने ये काम कर दिया है तो इसलिए ये रिलीज हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलोंगेशन फैक्टर की। मैं ये 3 चेंबर बनाता हूँ, ये एग्जिट साइट, ये पेप्टाइल साइट और ये एक्टिव साइट्स। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे इलोंगेशन की। तो इसमें 3 फैक्टर होते हैं इलोंगेशन फैक्टर, TU, TS और G। अब TU का मतलब है थर्मो अनस्टेबल, TS का मतलब है थर्मोस्टेबल, और G तो बस G है, G प्रोटीन्स, आई मीन G GTB को यूज करेगा शायद, इसलिए इसका नाम ऐसा होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TU का काम है कि नेक्स्ट टीआरएनए को लेके आएगा टू द ए साइट। अब मैंने आपको यहाँ पे जो साइट बताई, ये रही ए साइट, और मैंने ये यहाँ ये बनाई है। अब पहला टीआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनिन को लेके आ गया था, अब दूसरा टीआरएनए जो डायरेक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा ए साइट पे। ठीक है, अब ए साइट पे जब ये डायरेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पुराना वाला अमीनो एसिड यहाँ था और दूसरा वाला अमीनो एसिड यहाँ आएगा। अब फिर क्या होगा कि जैसे ही वो आएगा, अब पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, अब ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये अमीनो एसिड इसी पे अटैक करेगा और इसी पे आगे जाके जुड़ जाएगा, फिर ये यहाँ से इधर को मूव करेगा, और उसके लिए जो मदद करता है वो है हमारा इलोंगेशन फैक्टर G, विच मेडिएट्स ट्रांसलोकेशन। 3 कोडॉन से ये ट्रांसलोकेट करता है, और इसमें आप याद रखिएगा कि 23 SR-RNA जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है ये 23 SR-RNA की है, RNA। ठीक है, तो
इससे आगे हम बात करेंगे अब प्रूफ रीडिंग इन ट्रांसलेशन किस तरह से होती है। इसके अलग अलग स्टेप्स है। फर्स्ट है एडिटिंग पॉकेट्स इन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये जो यहाँ पे कहाँ बताया मैंने, टीआरएनए सिंथेटेज, ओके। सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि टीआरएनए सिंथेटेज यहाँ पे अमीनो एसिड को जोड़ेंगे टीआरएनए से, तो ये भी एक तरह का चेक पॉइंट होता है जो इसकी प्रूफ रीडिंग में काम करता है। फिर है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन टीआरएनए। अब टीआरएनए और न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेटिव होता है। कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन इज इटसेल्फ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। फिर डाई न्यूक्लियोटाइड सेंटर ऑन 16S rRNA क्रॉस चेक्स इट। अब ए करके साइट होती है, वो होती है 16S rRNA पे, वो भी क्रॉस चेक करती है। फिर लास्ट में मतलब ऐसे ऐसे इलोंगेशन यहाँ पे होता रहेगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से। तो ये ऐसे अमीनो एसिड जाया, मतलब गया, फिर यहाँ पे जो mRNA था वो मूव किया। एक बना के बता देता हूँ मैं, ई, ओके, स्मॉल लार्ज सब यूनिट है और ये mRNA है, ठीक है। अब जैसे जो एग्जिट साइड है वहां से टीआरएनए एग्जिट कर जाएगा, टीआरएनए। और जबकि जो अमीनो एसिड थे वो ऐसे 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 करके चेन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, पी साइड में। और ए साइड से वो टीआरएनए आते रहेंगे दूसरे अमीनो एसिड को कैरी करके, वो फिर से अटैक करेगा इधर, और ऐसे ऐसे हमारी पेप्टाइड चेन लॉन्ग होती रहेगी। अब जब बारी आएगी टर्मिनेशन की, तो टर्मिनेशन में कुछ ऐसा होगा कि टर्मिनेशन में 3 फैक्टर्स काम करते हैं, रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3। अब फैक्टर 1 जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा यूएए और यूजीए को, और फैक्टर 2 यूएए और यूजीए को रिकॉग्नाइज करेगा। और रिलीजिंग फैक्टर 3 का काम है रिलीजिंग फैक्टर 1 और 2 को डिसोसिएट करना, मतलब उसको निकाल देना वहां से। और राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर भी होता है जो राइबोसोम्स को रिलीज कर देता है फ्रॉम द एमआरएनए। अब सिमिलर केस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर केस आप यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में भी लेके चलिए, जिसमें जब इनिशिएशन होगी तो उसमें 1, 3 और 2, ये 3 है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर चलेंगे। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और 1A, ये क्या करेगा, ए साइड को ब्लॉक करेगा, सेम जैसा इनिशिएशन फैक्टर 1 करता था। अब 3 जैसा काम करेगा इनिशिएशन फैक्टर 3, 4, 4B, 4F, ये ब्लॉक करेंगे ई साइड को। अब इसका काम रिपेयर में भी सुनने के लिए आया है कि कभी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए भी काम आता है। तो फिर इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है, इनिशिएशन फैक्टर 2 के इक्विवेलेंट चलता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, जो जीटीपी के साथ बिलोंग, आई मीन अटैच रह के रिक्रूट करता है इनिशिएटर टीआरएनए को, है ना। अब 40S राइबोसोम्स जो होता है, इट रिकॉग्नाइज 5 डैश कैप। याद रखिए जो यूकैरियोटिक एमआरएनए है यहाँ पे 5 डैश कैप होती है और लास्ट में पॉली ए टेल होती है, ठीक है। तो 5 डैश कैप को रिकॉग्नाइज करेगा 40S राइबोसोम्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि 60S होता है और 40S होता है, ठीक है। वही कोजैक स्कैनिंग करता है, कोजैक स्कैनिंग। तो कोजैक सीक्वेंस जैसे ही उनको मिलते हैं उसी टाइम वो लार्ज सब यूनिट को भी वहां पे बाइंड करेगा और इनिशिएट कर देगा, इनिशिएट कर देगा वो ट्रांसलेशन। अब जैसे ही ट्रांसलेशन इनिशिएट होगी उसके बाद इलोंगेशन की बारी आएगी। अब इलोंगेशन में जैसे हमने बताया था कि TUTSG थे तो उनके पैरेलल चलते हैं। इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर बीटा गामा, और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, ठीक है। ये तीन वही सेम टू सेम काम करेंगे जैसा वो करते थे। और टर्मिनेशन तो उससे भी इजी है, हमें रिलीजिंग फैक्टर 1, 2, 3 चाहिए था प्रोकैरियोट्स में, और जबकि यूकैरियोट्स की बात आती है तो सिर्फ यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर चाहिए, वो सब कुछ रिलीज कर देगा, है ना। और यूकैरियोटिक राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर होगा, ये राइबोसोम को रिलीज करेगा, और इसके साथ साथ यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 विद जीटीपी, ये भी हेल्प करेगा उसके टर्मिनेशन में। इसी के साथ चलता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच।